Okay, Assalamu alaikum viewers and audience. This is Huzaifa Manan and मेरे साथ मेरे दोस्त हैं शब्बीर शौकत। हम बेसिकली बिलोंग करते हैं हकीमी लॉ एसोसिएट्स से और हम एडवोकेट्स हैं और टैक्स और अकाउंटिंग एडवाइजर्स हैं। यहाँ आज हम बेसिक इश्यूज पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनटीएन, जिसका फुल फॉर्म लोगों को पता होगा, नेशनल टैक्स नंबर, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन। इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है और कौन जो है इसमें आना किसको ज़रूरी है, किस पे ये कानून लागू होता है, इस पे हम सबसे पहले तो बात करेंगे। क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि यहाँ पे जो है वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन मौजूद हैं हमारे साथ ऑडियंस में। तो हम पहले इसी से शुरू करते हैं। देखें, इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन किसके लिए ज़रूरी है। हर वो बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है पाकिस्तान में, उसको ज़रूरी है कि वो इनकम टैक्स नंबर ले। हाँ, कानून में बहुत सारी जगह पे उन्होंने कंडीशंस दी गई हैं कि किसको किसको जो है कौन कौन ऑब्लिगेटरी है और उसको आना ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है आपको कि आप जो है एफबीआर की वेबसाइट भी फॉलो करें। ठीक है, और यूट्यूब पे बहुत सारा मवाद भी मौजूद है। हम तो ट्रेनिंग्स देते ही रहते हैं और बहुत सारा मवाद मौजूद है कि किसको आया आप पे लागू। बाज़ औक़ात हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पे लागू ही नहीं होता। हमें जो है ना ज़रूरत ही नहीं होती इनकम टैक्स में रजिस्टर होने की, और हम कोई कोई गाड़ी लेने जा रहे होते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे होते हैं या कोई बिजनेस डीलिंग के लिए हमारे पास कोई कस्टमर आता है और वो कहता है कि जी मैं तो आपसे काम नहीं करूंगा, आप एनटीएन में इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे तो ही जो है मैं आपसे काम करूंगा। तो जो नॉर्मल छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो यहाँ आके फंस जाते हैं दो जगह पे। जहां पे उसका कस्टमर जो है वो उससे सवाल करे कि जी मैं आप एनटीएन में इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे तो ही, उस नौयत का होता है वो कस्टमर हमारा कि हमें जो है ना वो जरूरी हो जाता है इनकम टैक्स में रजिस्टर होना। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा सप्लायर जिससे हम जो है परचेज कर रहे हैं, वो कोई बड़ी कंपनी होती है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरर होता है, तो वो हमें बाउंड करता है कि मैं आपको तभी जो है माल बेचूंगा जब आप इनकम टैक्स में रजिस्टर होंगे। ये दो चीजें आ गई। तीसरा जो है वो आप कोई एक्टिविटी खुद ही ऐसी करने जा रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग एक्टिविटी है, आपको बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ गई। अब आपको बैंक अकाउंट खुलवाने बैंक में आप जाते हैं तो बैंक वाला कहता है कि जी आप क्या करेंगे। आपसे पहले सबसे पहले यही सवाल पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे। तो आप कहते हैं कि जी हम तो बिजनेस करेंगे और इसमें कितने पैसे आएंगे। आप कहेंगे कि जी हमारे महीने के फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आएंगे। तो पहली फुर्सत में पहली चीज जो बैंक मैनेजर आपसे मांगेगा वो मांगेगा आपका एनटीएन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे हमने जो बात की कि जो बिल्कुल जो है छोटे छोटे रीजंस हैं, जो बेसिक रीजंस हैं एनटीएन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के, इनकम टैक्स नंबर ऑब्टेन करने के। अब हम जाएं कि कानून में क्या दिया गया है कि कहाँ वो जो है ना बाउंड कर रहे हैं कि जी इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो इनकम टैक्स में बाकायदगी तौर पे जो है ना उन्होंने दिया हुआ है कि भाई हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन इनकम टैक्स। तो उसमें सबसे पहले तो कि जो एक नॉर्मल बिजनेस कर रहा है जी उसको जो है ना इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद आप किसी गाड़ी लेते हो कोई, तो जब आप गाड़ी लेते हो तो वहां पे आपको जो है ना जरूरत पड़ जाती है कि आपको 1000 सीसी से ऊपर की जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो वहां पे वो आपको बाउंड करते हैं कि जी अब आपको इनकम टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, वहां पे आपको जरूरत पड़ती है कि जो है ना आपकी अगर वो कोई क्या नाम है, इतनी सफिशिएंट अमाउंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो वहां पे जो है ना जरूरत पड़ जाती है कि वो आपको एनटीएन मांगते हैं। इसके अलावा आप इंपोर्ट करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो बड़े बिजनेसेस आ गए, तो वहां पे आपको एनटीएन की जरूरत एनी हाउ पड़ेगी। ठीक है। आप लोग सुन पा रहे हैं? मुझे प्लीज कमेंट में आप कमेंट करें। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेसिक एनटीएन से। अब फाइलर की तरफ जाते हैं कि फाइलर किस बला का नाम है। थैंक यू सो मच।
अच्छा, एनटीएन से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप सवाल भी प्लीज साथ साथ करते रहिएगा, ताकि जो है हम आपके जवाब उसी वक्त जो है ना दे सकें। अच्छा, थोड़ी सी फर्दर डिस्कशन को हम ज़रा सा कंटिन्यू करते हैं सही। कि अक्सर वो बेशतर जो है वो लोगों का ये सवाल होता है कि हम अगर टैक्स नेट में आते हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं। तो उस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी ओवरव्यू दें कि अगर हम टैक्स नेट में आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट्स देता है। देखिए, मॉनेटरी लेवल पे तो अगर आप कहें ना, तो सबसे मेन मसला ही ये है कि मॉनेटरी लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं है। आप कहें कि मुझे कहीं कोई रिफंड मिलेगा, कोई पैसे मिलेंगे, कोई इनकम होगी मेरी, मैं अगर इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन करवा लूँ मेरी, तो नहीं जी, ऐसी ये गलत फहमी में नहीं रहिएगा कि जो है ना आप एनटीएन में रजिस्टर होंगे तो आपको उस हिसाब से कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। जो असल बेनिफिट है वो है आपको बिजनेस करने का बेनिफिट, ठीक है ना, क्योंकि एनटीएन लेने के बगैर आप तो आज के दौर में बिजनेस ही नहीं कर सकते। बड़ा बिजनेस देखें, हाउस होल्ड बिजनेस तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, हाउस ठीक है। घर घर बैठ के छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री आपने, जो कैश का काम होता है, जहां पे आपको ना कोई बायर बाउंड कर रहा है, ना आपका सप्लायर बाउंड कर रहा है, ना आपको बैंक में जाना है, कहीं कुछ नहीं करना, तो आपको बिल्कुल भी इनकम टैक्स, अगर आप स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं तो एग्जैक्टली, आप जो है वो विदाउट एनटीएन भी बिजनेस बिल्कुल अपना रन कर सकते हैं। एग्जैक्टली, शर्त यह है कि आपको कोई भी, जितनी भी सप्लाई चेन है इसमें इसमें कोई भी बंदा आपको बाउंड नहीं कर रहा, और आपको बैंक के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर तो ऑटोमेटिकली मुझे जरूरत ही नहीं है मैं किसी जगह जाऊं। अच्छा, तो ऐसे शख्स को, अगर कोई शख्स जो कि स्मॉल इंटरप्राइजेस है और वो इनकम जनरेट कर रहा है, तो क्या उसको टैक्स देना चाहिए, या उसको कोई इसके लिए कोई एक्सक्लूजन्स मौजूद है कि अगर आप स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं और अर्निंग्स भी हो रही हैं तो आपको टैक्स नेट में आना चाहिए, या उसके लिए कोई एक्सक्लूजन्स मौजूद है? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि कानून अपनी जगह है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है वो यही है कि जब तक आपको किसी चीज की रुकावट आपकी नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो आप ना जाएं, आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। आप भले फिर जो है ना कोई कॉटेज इंडस्ट्री, कोई छोटी फैक्ट्री भी चला रहे हो, लेकिन आप बाउंड नहीं हो रहे किसी भी जगह। बाउंड करेगी आपको कौन करेगा? बाउंड बाउंड आपको करेगी गवर्नमेंट। क्यों? कि स्मॉल बिजनेस करते करते आप इतने बड़े हो जाएंगे कि आप लेने जाएंगे गाड़ी, आप लेने जाएंगे जी 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी। 1000 सीसी से ऊपर की जब गाड़ी आप लेने जाएंगे तो वहां आपका कटेगा टैक्स, ठीक है। वहां आपको जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगी वो कहेगी कि जी आप तो नॉन फाइलर हैं। अब यहाँ आ जाती है जी फाइलर और नॉन फाइलर की बात, कि आप तो नॉन फाइलर हैं, आपका तो डबल टैक्स कटेगा। तो आप जो है ना किसी लीगल कंसल्टेंट के पास जाएंगे कि भाई मेरा तो 50,000 रुपए टैक्स कट रहा है, और अगर मैं फाइलर हो जाता हूं तो मेरा 25,000 रुपए टैक्स कटेगा। ओके। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जज्बात में आके फाइलर हो जाते हैं, ठीक है ना, कि मेरे तो 25,000 मैंने बचाने हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे ये पूछेगी कि ये जो आपने 15 लाख रुपए की गाड़ी ली है, ये 15 लाख रुपए आपके पास कैसे आए? तो उसके लिए आपके पास ऐसा जवाब होना चाहिए, ठीक है ना, और वो खैर लॉजिकल भी है और रीजनेबल भी है कि मैं बड़े सालों से काम कर रहा था, 2-2 लाख रुपए मैंने जमा किए हैं और मैंने गाड़ी ले ली है जी, तो बड़ी रीजनेबल है। तो उसके लिए भी आपको जो है वो एडवाइजेबल नहीं है कि आप उसके लिए एनटीएन ले लें और आप जाके फाइलर हो जाएं। हाँ, अब आप थोड़ा और ऊपर आए कि आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। जब आप प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो 40 लाख रुपए तक तो आपका कोई सवाल नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वही वाली बात आ गई कि मैंने पूरी जिंदगी अपने पैसे जमा किए और मैं प्रॉपर्टी जी ले रहा हूं। लेकिन जब आप उससे ऊपर जाएंगे तो आप ले ही नहीं सकेंगे। अब जो उन्होंने कंडीशन डाली है फाइलर वाली, तो जो है ना अब आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते अब एक वो आपको अमाउंट के बैंकिंग बाद। चैनल एग्जैक्टली, 10 लाख से ऊपर जो जितनी भी आप ट्रांजैक्शन अब आप करोगे, अगर मोटर व्हीकल्स आप परचेस कर रहे हैं और वो अगर 10 लाख से ऊपर है तो आपने वो बैंकिंग चैनल से ही लेनी है, अदरवाइज वो आपकी इनकम में एड बैक हो जाएगी। ऐसी और इसी तरह से प्रॉपर्टी में है कि अगर आप 4 मिलियन तक कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है बैंकिंग चैनल यूज़ करने के लिए। अगर उससे ऊपर है तो आपने बैंकिंग चैनल यूज़ करना है। ठीक।
अब जरा आते हैं हम फाइलर नॉन फाइलर की बात के। बड़ा ये किस्सा चल उठा है कि यार फाइलर होता क्या है। तो फाइलर भाई ये होता है, सबसे पहले फाइलर होने के लिए आपको जरूरी है एनटीएन में रजिस्टर करवाना, इनकम टैक्स नंबर हासिल करना, जो बड़ा सा आसान सा प्रोसीजर है। बड़े बहुत सारे लोग बहुत घबरा रहे होते हैं कि यार ये एनटीएन किस बला का नाम है, ये हम कैसे ले सकते हैं। ये बड़ा आसान प्रोसीजर है, यूट्यूब पे इसके ट्यूटोरियल मौजूद हैं। आप जाएं, एफबीआर पे भी ट्यूटोरियल मौजूद है, वो आपको खुद बताएंगे कि जी कैसे जो है आप एनटीएन बना तो उन्होंने काफी डिजिटलाइज कर दिया है। पहले कुछ वक्तों में सब मैनुअल काम होते थे, अब तो सब ऑनलाइन हो गए हैं और आप इसको इजीली जो है ना वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जो आपने प्रोवाइड कर लिया आप खुद भी बना सकते हैं एनटीएन। अच्छा, अब एनटीएन तो ले लिया, अब फाइलर कैसे होगा। तो फाइलर होने के लिए आज जिस डेट को हम बैठे हैं, February 15 February को, ठीक है ना। तो आज की दौर में, आज के टाइम में अगर मुझे आज फाइलर होना है तो मुझे टैक्स ईयर 2020 का इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, टैक्स ईयर 2021 का इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, और 1,000 रुपए का सरचार्ज का चालान जमा कराना पड़ेगा। ये पूरा फाइलर का मकसद है। तो अब आता है कि जी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, 2 साल का वो भी। तो उसमें आपको जो भी आपने इनकम जो है की है, छोटी या बड़ी, वो आपको उसमें डिक्लेयर करनी है। जिस भी किस्म का आपका टैक्स कटा है, आपका टेलीफोन पे टैक्स कटा है, आपका यूटिलिटीज पे टैक्स कटा है, स्कूल की फीस पे आपने टैक्स दिया है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे आपने टैक्स दिया है, वो सारी चीजें आप डिक्लेयर करेंगे। इनकम डिक्लेयर करेंगे, जिस भी नौयत की इनकम है आपकी। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं, आप अपनी जो है इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहां पे आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और उस तरीके से आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होगा। और उसके साथ जो मेन चीज आपको देनी है वो है आपके वेल्थ स्टेटमेंट, जो इमरान खान जैसे जब से आए हैं तब से असासे डिक्लेयर करो, असासे डिक्लेयर करो, तो ये वही चीज है। वेल्थ स्टेटमेंट के जरिए हम अपने असासे डिक्लेयर करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मुझे फाइलर होना है या एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में मेरा नाम आए तो उसके लिए मुझे 2 साल के रिटर्न टैक्स ईयर 2020 और 21 के 2 साल के रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, अलॉन्ग विद 1,000 रुपीज का जो है सरचार्ज है, वो चालान। तो ये तो बहुत इजी है, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल है नहीं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा आसान है, और फाइलर आप बन जाएंगे। ठीक है, उसमें जो लोग डरते हैं वो ये डरते हैं कि हमारे असासे, तो उसमें होता ये है कि जो वेल्थ की डिटेल है आपकी, जितने एसेट्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास फॉरेन करेंसी होती है, बैंक अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, ज्वेलरी होती है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, वो सारी चीजें आपको डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। लेकिन ये सारी चीजें भी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी ये सुनने में हमें लग रही है। ऐसा नहीं है कि जी गवर्नमेंट आके आपको पकड़ लेगी। हाँ, ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा अनरीजनेबल अमाउंट होगी तो जो है वो जरूर पकड़ लेगी, ठीक है ना। मीटिंग और नॉर्मल अगर आपकी वेल्थ है, आप पहली बार इनकम टैक्स में जा रहे हैं, तो कोई आपको जो है कोई ऑडिट आपका नहीं होगा, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। अगर बहुत रीजनेबल है, जस्टिफाइबल है जिसको हम कहते हैं, कि उसको हम जस्टिफाई कर सके कि ये पैसे मेरे पास कैसे आए, और ये मेरी लेजिटिमेट सोर्स थी, और जो है ये मेरा बिल्कुल वाइट पैसा था, और इस पे टैक्स भी नहीं लगता था। तो मैं जो है ना उसको डिक्लेयर करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि अक्सर और बेशतर लोग जो है ना, वो जो भी जितने भी नए लोग आ रहे हैं ना, उनका पहला सवाल ये होता है कि बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है, आपको कोई फिजिकल, ऐसा नहीं है कि आप अगर टैक्स नेट में आ गए तो एफबीआर जो है ना वो आपको घर में जो है वो आपके राशन पानी स्टार्ट कर देगी, या कोई ऐसा आपको कोई फिजिकल बेनिफिट्स स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, ये है कि दूसरे इसके अलावा टैक्स नेट में अगर आप आ जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, सबसे जो बड़े, ये एक चार्ट है जो जिसका लिंक भी जो है ना मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, जो इजीली अवेलेबल है। तो या बाद में मैं दे दूंगा, तो जो है वो बहराम साहब आप सबको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर इस चार्ट को फॉलो करें हम, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट ने फाइलर और नॉन फाइलर में कितना डिफरेंस किया हुआ है। जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूं नॉर्मल सैलरी वालों की, ठीक है ना, तो सैलरी वाले जो है ना वो फाइलर नॉन फाइलर का उसमें कोई वो नहीं है। अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी है, एक मिनट, एक सवाल आया है सर, आपने बोला ऑनलाइन एनटीएन मिल सकता है, वेबसाइट का लिंक।
वेबसाइट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बहुत आसान है, IRIS की वेबसाइट है, ठीक है ना। यहाँ आप जाएंगे और यहाँ से आप जो है ना ऑन बना सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, ये इतना ही आसान है जैसे आप कोई अपना याहू का अकाउंट हो गया या जीमेल का अकाउंट आप जिस तरह से बनाते हैं, और इसी तरह से जो है ना उन्होंने इसको बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखा है। आप अपनी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, आपके ईमेल आईडीज, आपका टेलीफोन नंबर जो आपके नाम के ऊपर हो, वो आप सारी चीज़ें उसमें आप फीड कर दें, तो जो कोड्स जनरेट होते हैं आपके ईमेल आईडी के ऊपर और मोबाइल के ऊपर, उसको आप फीड कर दें और वो एप्लीकेशन आप सबमिट कर दें, तो आपके नाम से जो है वो एंड टू एंड जनरेट हो जाएगा। हाँ, डॉक्यूमेंट जो मैं रेफर कर रहा हूँ मैं बाद में उसको शेयर कर दूंगा, पहले हम उसको डिस्कस कर लें, ठीक है। मैं व्हाट्सएप, बल्कि बहराम साहब को व्हाट्सएप कर देते हैं ताकि उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो मैंने तुम्हें भेजा हुआ है। हाँ, तो आपको व्हाट्सएप वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगी क्योंकि वो PDF के फॉर्मेट में है। FBR की वेबसाइट पे तो वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है ना एक कंपैरेटिव बनाया गया है जो फाइलर और फाइलर और नॉन फाइलर को डिफरेंशिएट करता है। तो उसमें आपको जो है ना वो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा इसमें करें, सबसे पहले सैलरी वालों को ये डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी टैक्स पे, उसकी इनकम पे उसका जो एम्प्लॉयर है वो पहले से ही टैक्स काट के दे देता है। बस उसको करना ये है कि उसकी टैक्सेबल इनकम है तो उसको NTN में रजिस्टर होना है, अपने आप को फाइलर करना है, और क्या नाम है, बस वो टैक्स डिक्लेयर करेगा और उसका काम हो जाएगा। तो सैलरी सबसे ज्यादा सिंपल है। अगर कोई भी यहाँ पे कोई सैलरी वाला है या उसकी बिजनेस के साथ सैलरी इनकम भी है तो उसको कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद हम बिजनेस इंडिविजुअल की बात करें तो जितने भी टैक्स रेट्स हैं, ठीक है, वो डबल हो जाते हैं। अगर आप, मैं सिंपल सी मिसाल दूं, मैं शुरू करूं डिविडेंड्स पे। अगर कोई शेयर्स लेता है अपनी सेविंग्स के से, और जो है ना वहां पे, तो जो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड पे नॉर्मल जो टैक्स रेट है इंडिविजुअल का वो 15% है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका स्ट्रेट अवे 30% टैक्स कट जाएगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 15% किसी की इनकम में से डिडक्ट हो जाना, इट्स अ लॉट ऑफ अमाउंट। तो उसके लिए वो हजरात जो डिविडेंड्स पे काम करते हैं, जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको फौरी तौर पे जो है ना वो फाइलर हो जाना चाहिए। उसके साथ स्टॉक्स, मनी मार्केट और उसके साथ जितनी भी सारी चीजें हैं उन सब में जो भी रेट होगा, जैसे बहुत सारे लोग इनकम फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इनकम फंड में 25% का टैक्स है, सो वो डायरेक्ट आपका 50% हो जाएगा। अच्छा, अब आप बात करें कि सबसे पहले इन्होंने फाइलर नॉन फाइलर का कैश में भी डाला हुआ था कि बैंक से अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं 50,000 से ज्यादा तो आपका टैक्स डिडक्ट होगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो खत्म कर दिया। तो बैंक में अगर आप पैसे डालते हैं और निकालते हैं तो उसकी विड्रॉवल पे फाइलर हो या नॉन फाइलर उसको कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। तो ये शुक्र है, ये एक रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया, जो आम आदमी जो बेचारा मसले का शिकार था वो अब जो है ना उनको रिलीफ मिल अच्छा, गया। मुझे एक ये बात बताएं, ये क्योंकि जो भी हमें अभी सुन रहे हैं वो ज़्यादातर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं ना, तो उनके हवाले से अगर वो कहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं और वो सप्लाई करते हैं, ठीक और है, वो अगर टैक्स नेट में नहीं है, NTN नंबर नहीं है उनके पास और वो फाइलर नहीं है, तो उनके लिए जो है वो क्या रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा? देखिए सप्लायर जो है, अगर वो गुड सप्लाई लेट करता है, सपोज के मैं जो है ना वो स्टिचिंग, मेरा एक काम है, मैं स्टिचिंग सर्विसेज में हूँ और मैं ठीक, नाहिद, इम्तियाज और इस तरह के स्टोर्स में मैं मेरा प्रोडक्ट मैं सप्लाई करता हूँ, तो उसके लिए, और मैं फाइलर भी नहीं हूँ, तो उसके लिए वो मेरी कितनी टैक्स की डिडक्शन करेंगे और क्या उसमें मुझे डिसएडवांटेज? लेकिन इसमें दो लोगों की बात थी। एक तो जो स्टिचिंग कर रहा है, जिसको हम कहते हैं CMT सर्विसेज, ये सर्विसेज में आता है। अगर आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं स्टिचिंग करके, तो उसमें जो है नॉर्मल जो टैक्स रेट है वो 10% है, ठीक है ना। अगर वो टेक्सटाइल फर्म नहीं है तो, वरना तो 1% है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन हो जाएगी कि ये इतने सारे डिफरेंस क्यों है। हम नॉर्मल की बात करते हैं कि सर्विसेज पे 10% टैक्स लगता है। अगर आप नॉन फाइलर होंगे और अगर आपके कस्टमर ने आपको इजाजत दे दी बात करने की, तो होगा ये
कि काम तो आप कर लेंगे लेकिन 10% की जगह आपका डायरेक्ट 20% टैक्स कट जाएगा अगर आप अच्छा, नॉन डबल फाइलर हो हो। जाएगा ऑलमोस्ट। बिल्कुल। अब आपने बात की सप्लाई की कि मैं चीजें बनाता हूँ या किसी से खरीद के किसी और को बेच देता हूँ, और वो कंपनी जो है विद होल्डिंग एजेंट है, बड़ी कंपनी है या स्टोर है, तो नॉर्मल टैक्स जो है सप्लाई का वो 4.5% है, तो वो भी डायरेक्ट डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 9%। तो अच्छा। इतना बड़ा जो है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली प्रॉफिट बाज होकर 5% होता है, 10% होता है, मेरा 10% प्रॉफिट है, उसमें से मेरे 5% तो सिर्फ इनकम टैक्स में ही कट गए, तो मैं कहाँ सर्वाइव करूंगा, कैसे बिजनेस करूंगा। तो ओवरऑल समराइज हम करें कि टैक्स नेट में आना ज़रूरी है, चाहे वो स्मॉल इंटरप्राइज हो या मीडियम इंटरप्राइज भी हो। अगर उनको कहीं भी सप्लाई करनी है या सर्विसेज देनी है तो डेफिनेटली उनको टैक्स नेट में आना है, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। उनको ये बेनिफिट हो सकता है कि वो उनकी जो टैक्स की रिडक्शन है वो हो जाएगी। अगर कहीं 9% है तो वो 4.5% हो एग्जैक्टली। जाएगी, कहीं 10% है तो वो 5% हो जाएगी, तो जो भी रेट ऑफ टैक्स है वो आधा हो जाएगा उनका अगर वो फाइलर हो जाते भाई हैं। देखिए, आप लोग को ये बात जानना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ने जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं या दूसरी एसोसिएशंस होती हैं, उनको बाउंड किया है कि वो जो भी पेमेंट करेगी वो क्रॉस चेक से करेगी, ठीक है, और जो भी पेमेंट करेगी उस पर टैक्स काटेगी। तो अब हम जैसे नॉर्मल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले लोग जो प्रोडक्ट बना तो रहे हैं, लेकिन वो सेल करने जाएंगे उसको, तो वो उसको बाउंड करेगा कि जी पेमेंट तो मैं आपको जो है वो क्रॉस चेक से दूंगा, ठीक है, और आपका एनटीएन भी होना जरूरी है। तो आपको तो जो है ना वो लाजमी तौर पे आपको एनटीएन और फाइलर अच्छा, में जाना बहुत सारे पड़ेगा। लोगों का ये भी एक सवाल होता है कि वो सप्लाई तो कर रहे होते हैं लेकिन उनके जहनों में ये बात होती है कि जी मेरा तो कहीं टैक्स डिडक्ट नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या मशवरा देंगे कि या तो उनको पता नहीं है कि उनके नाम पे टैक्स डिडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको किस तरह से वो वेरीफाई कर सकते हैं? देखिए, इसमें ऑप्शन होता है कि जब हम फाइलर हो जाते हैं, हमारा एनटीएन रजिस्टर हो जाता है, तो जो आईआरआईएस का पोर्टल जो यहाँ पे मैंने अभी लिंक शेयर किया है, एफबीआर आपको देता है आईडी और पासवर्ड, ठीक है। वो उस पोर्टल पे जब आप जाते हैं तो वहां पे जो है ना आपकी वहां पे एमआईएस रिपोर्ट का एक ऑप्शन होता है। वो जैसे ही एमआईएस की रिपोर्ट का आप ऑप्शन खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि किन किन लोगों ने किन किन डेट्स में मेरा टैक्स डिडक्ट किया है। तो अब जब तक आप फाइलर नहीं होंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन मेरा टैक्स काट रहा है कौन नहीं। जैसे कि हम हमारे बच्चे ऐसी कोई स्कूल में पढ़ते हैं जो 20,000 से ज्यादा उसकी फीस है, तो वो स्कूल वाले फीस पे टैक्स काटते हैं। बाज औकात हमें चालान वो देते हैं, एविडेंस देते हैं, बाज औकात नहीं देते। अब नहीं दिया और हमने डिक्लेयर नहीं किया, अब आप खुद सोचें 20,000 रुपए आप एक बच्चे के एक महीने की फीस दे रहे हैं, तो मतलब साल का जो है वो आप 2,40,000 रुपए दे रहे हैं, तो ये तो आप फीस हो गई। तो गवर्नमेंट उस हिसाब से जो है वो हिसाब लगाती है कि 2,40,000 रुपए तो ये जो है सिर्फ फीस दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रैकिंग जो है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एनटीएन नंबर ही मौजूद हो तो ही आपका टैक्स डिडक्ट हो। Exactly. आपके सीएनआईसी के ऊपर भी जो है ना वो टैक्स डिडक्शन हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से आपकी ट्रैकिंग हो सकती है। और रिवर्स बैक जाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, एफबीआर क्या करता है, उस चीज से रिवर्स वर्क बैक करती है कि फीस इतनी है, यूटिलिटीज के बिल इतने हैं, तो घर के अखराजात भी इतने होंगे, तो अब जो मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है 6 लाख रुपए की इनकम का, तो 6 लाख की इनकम तो आप आराम से ऊपर चले जाएंगे। तो आपको लाजमन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का नोटिस आ जाएगा कि आपकी तो इनकम 6 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आप तो कोई ना कोई काम कर रहे हैं जो आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली तो इस बात का हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें। अच्छा, एक सवाल आया है, एनटीएन बनाने के बाद जो पूरा साल का हिसाब जो देना है वो कोई प्रॉपर वर्क बिल एक्सेट्रा होना चाहिए। जी बिल्कुल, एनटीएन आपने बना लिया, ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास हिसाब किताब होना चाहिए। बिजनेस में दो ही चीजें होती हैं, एक सेल और एक परचेज। तो जिनसे आप परचेज कर रहे हैं उनके बिल्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। जिनको आप सेल कर रहे हैं तो उनके भी बिल आप अपना, आपका जो बिजनेस नेम होगा, आपने एक बिल बनाया होगा, छपाया होगा, या आप कैश मेमो पे बनाते हैं, तो आपके पास उसकी एविडेंस होने चाहिए सेल और परचेज के। अब सेल और परचेज हुआ, स्टॉक है अगर आपके पास, तो स्टॉक ऑब्वियसली छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, आज की तारीख में वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास स्टॉक नहीं है।
अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टिचिंग करता हूँ, मैंने कपड़े बनाए हुए, तो यार क्या मेरे पास स्टॉक नहीं होगा? मैं जरूर रखूंगा स्टॉक। इनफैक्ट मैं अपनी नीडल्स का भी हिसाब रखूंगा, मैं अपने ओवरहेड्स का हिसाब रखूंगा कि मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त मेरे मेरे अखराजात कितने हुए, मेरा कपड़ा कितने का आया, एसेसरीज कितने की आई, मेरे यूटिलिटीज के एक्सपेंस कितने हुए। तो ये सारा हिसाब किताब रखना हमारी जिम्मेदारी है अगर हम टैक्सेबल काम कर रहे हैं। तो अगर हमारी साल की इनकम 6 लाख रुपए से ऊपर जाती है तो हमें हमें ये हिसाब किताब रखना बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का भी हिसाब किताब बिल्कुल रखना है। आपके पास एविडेंस होने चाहिए सारे कि आप कह रहे हैं कि अगर मैंने जनरेटर में फ्यूल डलवाया, ठीक है, आप तो जनरेटर उसकी एविडेंस होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं बिल बुक नहीं है, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आप इतना सफिशिएंट काम कर रहे हैं तो आप एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान पे जाएं, ठीक है ना, और आप एक कैश मेमो ले लें और एक अपने नाम का स्टैंप बनवा लें। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। स्टैंप लगाएं, आपको कोई छपाने की भी जरूरत नहीं है, आप जो है उसमें आप लगाएं और बिल करें। अब एनटीएन एनटीएन भी अभी नहीं बना है या बना है, मुझे प्लीज क्लियर करें। तो आपको जरूर वही वाली बात वापस आ गई कि एनटीएन तो आप तब बनाएंगे ना जब आपको जरूरत होगी। आपको अगर आपका कस्टमर बाउंड ही नहीं कर रहा तो आप एनटीएन नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। क्यों बनाएंगे? अगर आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो आप एनटीएन नहीं बनाएंगे। आपकी 6 लाख से इनकम ऊपर नहीं है तो आप नहीं बनाएंगे। सैलरीड पे हाँ, बिजनेस है तो 4 लाख है, हाँ, सैलरीड के ऊपर 6 लाख की। तो और उसके बाद आपको गाड़ी नहीं लेनी तो आप नहीं बनाएंगे एनटीएन, प्रॉपर्टी नहीं लेनी है तो नहीं बनाएंगे एनटीएन। इसी तरीके से अच्छा, अब आप कह रहे बनाया है, तो जब आपने एनटीएन ले लिया तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो गया, ठीक है ना। अब आप अच्छा, अगर मेरी कोई इनकम नहीं है या मैं यस बिल्कुल सैलरीड भी हूँ, पहले मैं बिजनेस करता था, अब सैलरीड एनटीएन आपने ले लिया, डेलिबरेटली लिया या गलती से लिया, एनटीएन ले लिया, आपको इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है रिटर्न। अदरवाइज इनकी क्या पेनल्टीज वगैरह है? बहुत ही आपने ऐसी जबरदस्त बात कर दी, मुझसे पूछ ली कि भाई पेनल्टी कितनी होगी। पेनल्टी मैं आपको बताऊं तो आप हैरत में वाक़ हो जाएंगे कि पेनल्टी अगर हम सारी चीजों की लगाएं तो 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। एक रिटर्न अगर मैं 1 साल का अगर मैं फाइल नहीं करता तो 1 लाख रुपए तक की। जी बिल्कुल, बेसिक जो है 40,000 है, 40,000 रुपए आपने एनटीएन ले लिया और आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हो तो 40,000 रुपए तो बेसिक है पेनल्टी, ठीक है। और अगर दूसरी बहुत सारी शिरकें जो इन्होंने अपने कानून में दिए, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि कानून बहुत ज्यादा सख्त है, तो लोगों को ये पता ही नहीं होता, एनटीएन ले लेते हैं और फाइल नहीं करते। हमारे पास बड़े सारे लोग आते हैं और रोज के लोग आते हैं कि जी मैंने 5 साल पहले मुझे कोई जरूरत थी, मैंने एनटीएन बनाया, फिर जरूरत सर ऐसा भी होता है जैसे कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है या कोई एसेट परचेस करना है, वो उस वक्त तो फाइलर हो गए, उसके बाद फिर वो जो है ना उन्होंने फाइलिंग करना बंद कर दी, वो फिर वो नॉन फाइलर हो जाते हैं और फिर वो सारी चीजें पेनल्टी लगेगी आपको। जो भी शख्स ये सोच रहा है कि मुझे प्रॉपर बिजनेस करना है या मैंने एनटीएन नंबर लेना है, तो वो उसको ये बात का ख्याल रखना पड़ेगा, दैट जो है ना वो उसके मरते दम तक उसको ये रिटर्न फाइलिंग जो है ना वो कंपलसरी है, वो उसको करनी है। जीरो रिटर्न भी देखें, जैसे नॉर्मल रिटर्न फाइल होता है वैसे ही जीरो रिटर्न फाइल होता है। जब बिजनेस करेंगे तो आप उसमें अमाउंट्स डालेंगे, जब आप कुछ काम नहीं करेंगे तो उसमें जो है वो 0 डाल देंगे आपके, हमने कुछ काम नहीं किया, ठीक है। मतलब जीरो से मुराद ये देखे ना, एक इंसान कुछ तो काम करेगा ना, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कोई बिजनेस ही नहीं चले, बिजनेस नहीं कर रहा, वो कोई सर्विस इंडस्ट्री में मूव हो चुका होगा, वो कोई सैलरीड पर्सन बन चुका होगा, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, या तो उसके पास कोई रेंटल इनकम आ रही होगी, तो कोई ना कोई इनकम किसी ना किसी शख्स की तो होगी, तभी वो अपना उसका सर्वाइवल रहेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कोई इनकम ही ना। बिल्कुल बिल्कुल जीरो नहीं हो सकती। भाई मेरा बिजनेस नहीं चला, मैं सैलरी पे आ गया, मैंने जॉब शुरू कर दी, 20,000 रुपए महीने के मिल रहे हैं, तो 2,40,000 रुपए तो बताऊंगा ना मैं, टैक्स नहीं है उस पर, मैं जस्टिफाई करूंगा गवर्नमेंट को कि नहीं है भाई मेरा बिजनेस और मैं बस मैं 15,000 कमा रहा हूँ मैंने। लेकिन यह बात कर रहे हैं जब अगर हमने टैक्स नेट में आ गए, उसके बाद ऑनवर्ड्स हमारे जो भी सर्कमस्टेंसेस रहते हैं बिजनेस के, अगर बिजनेस हमारा लॉस में चला जाता है या बंद हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, या हम बिजनेस स्विच कर लेते हैं, बिल्कुल, या सैलरीड पे चले जाते हैं, तो हमें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, अदरवाइज वो पेनल्टी जो है ना पे चार्ज हो जाएगी। उसके लिए देखिए प्रोसीजर है, गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बनाया हुआ है कि
भाई बहुत टाइम हो गया और मेरी टैक्सेबल इनकम है ही नहीं। या बहुत सारे होते हैं ऐसे के जिनके फैमिली मेंबर्स पे होते हैं, फादर के नाम पे होता है, फादर की डेथ हो गई है और नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, एफबीआर में अप्लाई कर सकते हैं कि जी अब मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरी टैक्सेबल इनकम हो या मैं कमा सकूं। ठीक है, वो आपका ऑडिट करेंगे और आपको डी रजिस्टर कर देंगे। लेकिन ये प्रोसीजर हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, मतलब ये समझ ले नियर टू इम्पॉसिबल है अच्छा, किसी ये को एक डी और रजिस्टर सवाल करना। आया है कि मेरा एनटीएन है लेकिन करंटली आई एम नॉट डूइंग एनी बिजनेस। तो जी अभी हम यही बात कर रहे हैं कि अगर आपने एनटीएन नंबर लिया हुआ है और आप कोई बिजनेस नहीं कर रही, तो आपकी कोई ना कोई सोर्स मौजूद होगी। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज कोई इसके अलावा कोई भी आपकी इनकम है तो आपने वो मेंशन करनी है और वो रिटर्न आपने फाइल करना है। ऊपर हमारे पास एक सवाल था, फाइलर की ट्रांजैक्शन लिमिट्स कितनी है जो नॉन टैक्सेबल। ठीक है, ट्रांजैक्शन की लिमिट कोई डिफाइन नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है, किसी जमाने में एक मिथ था 50 लाख से के अंदर करेंगे टर्नओवर तो जी कोई नहीं पकड़ेगा, या सेल्स टैक्स में हमें रजिस्टर की जरूरत नहीं है, ये है। तो ये सारे मिथ है। ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है। ट्रांजैक्शन आपकी डिपेंड करती है आपका नेचर ऑफ बिजनेस पे। ठीक है, आज आप अगर 1000 स्क्वायर फुट से ऊपर की दुकान लेके बैठे हुए हैं और आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तब भी आपको जो है ना वो टैक्स में आना लाजमी है। तो इसकी कोई पूरे कानून में कोई वैल्यू नहीं दी गई कि जी इतनी मेरा टर्नओवर होगा तो मेरा जो है ना मुझे एनटीएन में आना है। ये है सारा जरूरत पे, और जो एफबीआर ने पैरामीटर्स दिए हैं हमें मजबूरी के तौर पे और जरूरत के तौर पे हम इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड टर्नओवर का कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। भाई मैं 10 लाख का पूरे साल में काम कर रहा हूं और मेरी 10 लाख इनकम है, सर्विस बेस्ड है, तो ऑब्वियसली मेरा टर्नओवर 10 लाख रुपए हुआ। ठीक है, तो 10 लाख रुपए जब हुआ तो मेरी पूरी के पूरी टैक्सेबल इनकम हो गई। तो ये है। अच्छा, ये मार्वलस वर्ल्ड ऐसा हो सकता है, मतलब क्या, किस बारे में आप बात कर रहे हैं मुझे बताएं प्लीज। इस क्वेश्चन पे रिपीट करेंगे और आपका कौन सा वाला? जो ये लिखे। हाँ, इन्होंने लिखा हुआ है ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई आगे उन्होंने कुछ नहीं लिखा। और कोई सवाल है तो प्लीज करें ताकि हम आगे। हाँ, ओके, वो टाइप करेंगे। जैसे लेडीज अभी बिजनेस कर रही हैं, शादी हो गई, ना करे बिजनेस जैसे ये, या बच्चे हो गए कुछ भी ना कर सके, तो फिर देखिए बिजनेस की बात तो यहाँ हो ही नहीं रही ना। यहाँ तो हो रही है कि उन्होंने एनटीएन में रजिस्टर करवाया या नहीं करवाया। अगर एनटीएन में रजिस्टर उन्होंने करवा लिया है तो ऑब्वियसली वो एफबीआर को एप्लीकेशन देंगी कि भाई अब तो मेरी शादी हो गई और अब मैं तो कोई बिजनेस नहीं कर रही, मेरे तो बच्चे हो गए, कोई बिजनेस नहीं कर रही मैं। तो तब आता है कि वो एनटीएन को डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे। ठीक है ना, अदरवाइज एनटीएन है ही नहीं तो वो कुछ भी नहीं करेंगी, लेकिन अप्लाई करना जरूरी है। अप्लाई नहीं करेंगे आप एफबीआर को इंटीमेट नहीं करेंगे कि जी मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, और आप रिटर्न भी नहीं फाइल करेंगे, तो ऑब्वियसली एफबीआर तो पेनल्टी लगाएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था जैसे नवाज शरीफ साहब ने जाते जाते एक कानून पास कर दिया। कानून क्या पास किया है भाई, कि जितने भी लेट फाइलर्स हैं या नॉन फाइलर्स हैं, सबका जी ऑडिट होगा। ये हमारे 20 साल के प्रोफेशन में कभी नहीं हुआ था ऐसा। ठीक है, गवर्नमेंट ने पेनल्टी के कानून दिए थे। ठीक है, लेकिन आज तक किसी को, शाजो नाजिर किसी को आ गया तो आ गया, लेकिन पेनल्टी का नोटिस नहीं आता था कि यार बेचारे वैसे ही एनटीएन हमारे पास इतने कम है। टैक्स पेयर उस टाइम पे 7 लाख टैक्स पेयर थे जब नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो है ना वो उन्होंने दे दिया जी कानून। अब कानून पास कर दिया तो जो लास्ट 6 साल के लोग थे जिन्होंने लेट फाइल किया या नहीं फाइल किया, उनके खुल गए जी ऑडिट। तो आप खुद सोचें कि 6 साल के ऑडिट खुल गए। ठीक है, अब आपसे मांगा जा रहा है आपके एहसास से आपकी बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ। ये आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि खाली एनटीएन होल्डर थे लेकिन NTN रिटर्न फाइल नहीं करते थे। या तो नहीं करते थे या लेट फाइल किया है, तो पेनल्टी दोनों पे है। नहीं करने पे बहुत ज्यादा पेनल्टी है, लेट फाइल पे 10,000, 20,000, 40,000 तक की पेनल्टी है। तो देखें पाकिस्तान में कानून का कोई भरोसा नहीं है।
आज आपने एनटीएन लिया, आप नहीं फाइल कर रहे हैं, कल कोई कानून पास हो गया नया, कोई ऑर्डिनेंस सदर साहब पास करके ले आए, तब तो जो है वो तो ये बड़ी मुश्किल हुई थी लोगों को नवाज शरीफ साहब के टाइम में। और उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने आके एक ऑर्डिनेंस या एक एक्ट पास करवाया, एक एसआरओ पास करवाया कि जी, लेकिन उसको भी फिर 6-8 महीने लगे। तो 6-8 महीने में जिनके ऑडिट थे जी, उनकी तो हो गई हैरेसमेंट ना, जो करनी थी एफबीआर ने, और उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। फिर इमरान खान साहब ने आके एक ऑर्डिनेंस पास करवाया, एक कानून पास करवाया, जिसके तहत फिर वो सारा कानून वापस ले लिया गया कि भाई ये जो सारे ऑडिट खुले हैं इनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनकी भी उसमें कैपेसिटी में नहीं था एफबीआर, क्योंकि मुझे याद पड़ता है 22 लाख कुछ नोटिस निकल गए थे। हाँ सही ठीक कह है, रहे हैं आप, 200 तो 22 लाख नोटिस एक सवाल आया मेरे ख्याल से, एक दफा जो कैपिटल इक्विटी मेमोरेंडम में शो की हो while registering a private limited company, can it be decreased? It has an impact on professional tax. देखिए ये सब्जेक्ट, वैसे तो सब्जेक्ट से अरसलान साहब बिल्कुल ही अलग टॉपिक है ये, तो ऑब्वियसली प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एससीसीपी की बात होगी, ठीक है ना। तो चीजें तो सारी हो जाती हैं, डिक्रीज भी हो जाता है और इंक्रीज भी हो जाता है, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स से जहां तक आपका ताल्लुक है, तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल टैक्स लिमिटेड कंपनी पे आपको पता है कैपिटल पे है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली वहां पे भी इम्पैक्ट आएगा आपका। आप अगर कम करवा रहे हैं कैपिटल, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली वहां पे भी इम्पैक्ट आएगा एससीसीपी से, वो सारी चीजें आती है। एससीसीपी बड़ा जबरदस्त इदारा है, और एससीसीपी मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं जिनको नहीं पता, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो लिमिटेड कंपनीज को मॉनिटर करती है, ठीक है ना, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन उनकी करती है सारी उनकी एक्टिविटीज की, तो वो वहां पे आप अप्लाई करेंगे बिल्कुल हो जाएगा। और किसी का सवाल प्लीज, 40 मिनट हो गए, तो किसी का कोई सवाल हो तो करें ताकि हम उसको फौरी जवाब दे सकें। अच्छा, आजकल पीओएस की बड़ी बात चल रही है, पीओएस एफबीआर बड़ा पीओएस सीख रही है। अब अगर आप लोगों को पता हो तो पीओएस क्या है, हम किसी दुकान पे जाते हैं, तो जैसे जनरल स्टोर है, तो उसने जो मशीन लगाई हुई है ना, और जो क्रेडिट कार्ड का मशीन है वो पीओएस है। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था, हम तो कहते थे ये जो कंप्यूटर लगा हुआ है ना जिसमें से वो बिल निकाल के दे रहा है ये पीओएस है। नहीं जी, ये जो क्रेडिट कार्ड की मशीन, आप लोगों में से भी बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे जिनकी शॉप्स हैं, छोटी शॉप्स वाले भी बाज़ औकात उनके पास कस्टमर ऐसे आ रहे होते हैं कि वो पीओएस मशीन लगा लेते हैं बैंक से। होता ये है, उसमें हमारे पास बड़े सारे केसेस आए ऐसे, जो छोटे जनरल स्टोर थे, छोटे मेडिकल स्टोर थे, कोई मोबाइल आउटलेट था, मोबाइल बेच रहे थे, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे, तो वहां पे क्या हुआ, जहाँ कैश का ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा थी, तो लोगों ने ये लगा लिया दी कस्टमर को कि आप अपना कार्ड अब तो आदत है सब, वो क्रेडिट कार्ड लेके डेबिट कार्ड लेके घूमते, कैश लेके नहीं घूमते, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स वाले हो गए बहुत सारे ऐसे। तो जी हुआ क्या कि ये जो एफबीआर ने अब नया कानून निकाल दिया है कि जो रिटेलर्स ऐसे हैं जो टीयर 1 रिटेलर कहलाते हैं, उसमें से या आपकी दुकान हो मॉल में, छोटी सी भी दुकान हो, भले एक कियोस्क लगाया हुआ हो लेकिन मॉल में आपकी दुकान है, ठीक है, 1000 स्क्वायर फुट से ऊपर की दुकान हो, ठीक है, बिल आपका 50,000 रुपए से ज्यादा आता हो, आपने किसी इंटरनेशनल चेन का कोई ब्रांड का आपने फ्रेंचाइज लेके रख ली हो, ठीक है, और 2-3 दूसरे हैं उसमें रीजंस, जो मेन है वो ये है, तो उसमें एफबीआर आपको बाउंड करता है, आपको फौरी तौर पे नोटिस, इंस्पेक्शन टीम आएगी और आपकी दुकान को थोड़े टाइम में सील करके चली जाएगी, ठीक है, कि आपको सेल्स टैक्स में होना लाजमी है। अभी तो हम एनटीएन की बात कर रहे थे, सेल्स टैक्स की जो है वो जिम्मेदारी हम पे आ जाएगी कि आप रजिस्टर हो। खैर ये टॉपिक्स ऐसा है कि इस पे जो है ना वो 10 सेशंस हो सकते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका अलग से ऐसे रिटेलर्स जो हैं वो उनको बुलाया जाए और उस पर कंप्लीट डिटेल सेशन होना चाहिए। अच्छा, एनटीएन बनाने का मुफद्दल भाई आपको मैंने फायदा बताया ना, कि फायदा यही है कि आपकी जरूरत, ठीक है ना, कि आपकी जरूरत है आपका फायदा, आपको आज जरूरत है, आपका कस्टमर या आपका सप्लायर आपसे डिमांड कर रहा है, या कोई बैंक वाला आपसे डिमांड कर रहा है, आप इतनी ट्रांजैक्शंस पे पहुंच जाते हो कि आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो, ठीक है, या आप कोई एसेट लेते हो, ठीक है ना,
गाड़ी लेते हो या प्रॉपर्टी लेने जाते हो, तो वहां पे आपको एनटीएन की जरूरत पड़ती है। यही इसका फायदा है, यही इसके एडवांटेजेस हैं कि आपको एक इनकम टैक्स। हाँ, दूसरा, आपकी शॉप है, छोटी जैसी शॉप है, आपको पता है हर शॉप वाले को एनटीएन सर्टिफिकेट लगाना अपनी शॉप पे जरूरी है। हमने आप जाएंगे ना आप मार्केट में, तो आप देखिएगा बड़े सारे लोगों ने एक ब्लू कलर का सर्टिफिकेट लगाया होगा, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे एनटीएन सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। तो ये बहुत बड़ी जो है वो एक रूल है एफबीआर का, और यही इसका फायदा है हमें आज। तो छोटे बिजनेस जहां तक है, कैश के बिजनेस है, वो बिल्कुल फिक्र ना करें कि जी मैंने एनटीएन में जाना है, मैंने फाइलर होना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, कोई आ जाएगा मुझे पकड़ लेगा। जी आपका कैश का काम है। हमें ये साइकोलॉजी समझनी है, एफबीआर किस तरीके से ट्रैक करना है। ये साइकोलॉजी हमें समझ पड़ गई तो हमारा काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। क्या साइकोलॉजी है कि ट्रैक कैसे करेगा हमारी ट्रांजैक्शन। अच्छा, आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन बिजनेसेस पे फोकस है, और बहुत इजी भी है, इतना मेजर सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है, और सारा डिजिटलाइज हो रहा है। बिल्कुल। और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए लोग जो है वो ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जी। उनको एनटीएन लेना ज़रूरी है, और वो किस तरह से इस मैकेनिज्म को डिक्लेयर कर सकते हैं एनटीएन में? देखें, फेसबुक के अलावा जितने दराज हो गए या दूसरे शॉपिफाई हो गया और ऐसे, तो ये लोग तो आपको वैसे ही बाउंड करते हैं कि आप मेरे पास रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकते जब तक आप फाइलर ना हो। इनफैक्ट अब तो दराज सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर करवा रहे हैं लोगों को, कम है, अच्छा। एनटीएन में हो रहा है, लेकिन जो है वो करवा रहा है, तो वहां तो आप काम ही नहीं कर सकते। या बात करें कि अगर मैं मेरा प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी के स्टोर पे, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, अगर मैं वहां से अगर प्रोडक्ट मेरा सेल करता हूं, तो मुझे रजिस्टर्ड, अगर मैं मेरी ही वेबसाइट या मेरे ही प्लेटफॉर्म से एक चीज को मैं रन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एनटीएन लेना जरूरी है। इस बात को मैं उसी से कनेक्ट करूंगा कि मैंने आपको कहा नीड आपकी, कि आप बाउंड कहाँ होते हैं। तो आप जो है, और दूसरा आप पकड़ कैसे सकता है एफबीआर, एफबीआर की साइकोलॉजी। मैं वहां बाउंड हो जाऊंगा कि अगर मुझे ऑनलाइन मेरे एक स्टोर मैंने रखा है, अब जाहिर सी बात है मुझे कस्टमर किस तरह से पेमेंट करेगा, जो एंड यूजर है, तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली जैसे ऑनलाइन जो पेपाल वगैरह है, या आपको फैसिलिटी लेनी पड़ती है, तो जब मैं उस फैसिलिटी पे जाऊंगा वो लेने के लिए, लेना तो ही पड़ेगा। मुझे वो बाउंड करते हैं कि आप जो है ना वो फाइलर हो जाएं। और उसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारे लोगों को ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फेसबुक पे एड्स चलाई हैं, ठीक है, लेकिन उनकी फेसबुक की मार्केटिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको नोटिस आ गए एफबीआर की तरफ से, ठीक है ना, और उनको रजिस्टर होना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके अखराजात बताते हैं। आप फेसबुक पे इतनी एक्सटेंसिव मार्केटिंग करते हैं तो एफबीआर को पता चलता है कि आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इसमें। तो जब एक बिजनेस इतना ज्यादा एक्सपेंस कर रहा है तो मतलब उसकी इनकम है इतनी, ठीक है, तो वो इतना रेवेन्यू उसका है। तो जब इतना रेवेन्यू है तो भाई एनटीएन में आओ, सेल्स टैक्स में आओ। अच्छा, सवाल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जी जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बड़ी आगे की कहानी है, अभी तो हम एनटीएन पे बात कर रहे हैं। एनटीएन तो बेसिक चीज है, एनटीएन तो ये समझ लें न्यू बॉर्न। अच्छा, हम जो है वो अगर एक्सपोर्टर हैं तो हम एनटीएन के बाद भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट के लिए कंपलसरी है कि आपने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एक्सपोर्ट हम अब देखना, एक्सपोर्ट भी क्या है, वो छोटी एक्सपोर्ट हो, ठीक है ना, किसी और के नाम पे कर रहा हूँ, बैंक आपको बाउंड करेगा। आप एक्सपोर्ट करने जाओगे, ठीक है ना, बड़ी शिपमेंट होगी आपकी, तो कैसे करोगे आप? आपको बैंक पैसे तो बैंक में ही आने हैं आपके। तो जब रेमिटेंस आपकी बैंक में आनी है तो आपको लाजमी तौर पे एनटीएन लेना पड़ेगा और सेल्स टैक्स में जाना पड़ेगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मेरे भाई सेल्स इनकम टैक्स में भी जाना है और सेल्स टैक्स में भी जाना है, और उसके बाद एक पीएसडब्ल्यू का कस्टम का एक पोर्टल है जिसके तहत आप जो है सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हो। आप इंपोर्ट ऐसे ही नहीं कर सकते हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए वो पीएसडब्ल्यू का पोर्टल आपने यूज करना है, तभी आप जो है वो। हाँ, छोटी इंपोर्ट हो, जैसे आप अली एक्सप्रेस से मंगवा रहे हैं, कोई 1-2 आइटम 10 आइटम मंगवा रहे हैं अली एक्सप्रेस से, या यहाँ से आप डीएचएल के थ्रू किसी को बाय एयर किसी को भेज रहे हैं, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जुमरे में नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि वो तो आप सिंपल पार्सल है, ये सैम्पलिंग बेसिस वो चीज आती है, तो उस पे आपको कंपलसरी नहीं है। आई होप रेस्टो काइंडली आपको क्लियर हुआ होगा। और कोई सवाल हो तो प्लीज बताएं। हमारा आज का मकसद ये बेसिक डिस्कशन ही था।
थिंक कंफर्म कर लो। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें, जितने भी हाजरीन हैं यहाँ पे, सारी आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। प्लीज़ एटलीस्ट एक मैसेज करें ताकि हमें पता चले कि कोई फ्रूटफुल जो है वो इंफॉर्मेशन हम आपको डिलीवर हम कर सके हैं या नहीं। पड़ता है। ओके, आई थिंक बहराम साहब हमें क्लोज करना चाहिए सेशन। बड़ा मज़ा आया और तिजारत और राबिया का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। और आई होप कि उसको हम आई थिंक एक सवाल आया है रिटर्न फाइलिंग के लिए किससे कांटेक्ट करें। तो देखें, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और तिजारत राबिया के पास और बहुत सारे ऐसे अच्छे कंसल्टेंट्स के रेफरेंसेस हैं, आप उनको जो है ना रेफर कर सकते हैं वहाँ पे, वो आपको गाइड करेंगे। वहाँ पे हमारा भी नाम मौजूद है, वहाँ से वो कांटेक्ट वगैरह सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी किसी अच्छे दूसरे फ्रूटफुल टॉपिक पे। तो बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह वापस मुलाकात होगी। थैंक यू।